नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए के बारे में कानूनी जानकारी देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत देश की सुरक्षा और सद्भाव के संभावित खतरे पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया है वो अदालत भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था। फिर टाडा, पोटा जैसे सख्त कानून आए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका से जुड़ी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू आपको देंगे। नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो राजेंद्र साहू, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 और एक दूसरा नंबर भी आप डायल कर सकते हैं 0120612793। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी जानकारी के लिए आप आज हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि एनएसए के बारे में आज बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि एनएसए क्यों लाया गया था। ऋषि जी, जैसे कि आपने भी बताया है, 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको इसलिए लाया क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर इतनी हो ताकि वो अगर कोई भी खतरा हो डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए या किसी भी सिक्योरिटी रीजन के लिए, तो वो किसी भी सिटीजन को या फॉरेनर को डिटेन कर सकें 3 महीने के पीरियड के लिए, और उस डिटेंशन के लिए कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये कानून इसलिए लाया गया कि ताकि ये जो राइट्स है गवर्नमेंट की और जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन की, वो उस पीरियड के लिए कर्टेल हो जाए और सिक्योरिटी के नाम पे किसी व्यक्ति को कभी भी कहीं पर भी अरेस्ट किया जा सके। जी सर, ये भी बताइए, कई बार हमने सुना है कि 3 भाग होता है इसमें, तो ये क्या है? मतलब दरअसल एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है उसके 3 भाग होते हैं ये कहा जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं, क्या कुछ है, वो भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, सुरक्षा के नाम पे किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से हो सकता है। इस ऑर्डर को जो करते हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से कोई भी इंडियन डिफेंस को या इंडियन सिक्योरिटी को कोई खतरा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। इसमें जब 3 महीने के लिए डिटेंशन होता है किसी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को 3 महीने के लिए डिटेन कर लिया जाता है और उसके बाद एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है जो कि 3 महीने के बाद बनाई जाती है। माफ कीजिएगा, 3 महीने के लिए होता है डिटेंशन और 3 महीने के बाद वो एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है। उसके बाद एक रिप्लाई 7 महीने के अंदर देना होता है। तो एक तरह से एक बहुत लंबे पीरियड के लिए व्यक्ति को डिटेन कर दिया जाता है। ये एडवाइजरी बॉडी जो है ये 3 लोगों से बनती है जो कि
जज होते हैं हाई कोर्ट के, जो कि उसके चेयरमैन होते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो ये डिटेंशन जो मैक्सिमम पीरियड है 12 महीने का, वो पीरियड उस व्यक्ति के लिए निकाल दिया जाता है और उसको एक तरह से एक इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है और उसके पास कोई कानूनी वो भी नहीं है कि वो उसको अवेल कर सके। ठीक है सर, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए को लेकर हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं, और अगर ऐसे में आपके मन में भी कोई भी सवाल है, अगर आप भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई कानूनी कुछ भी, तो इसके लिए आप आज कॉल कर सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में लगातार राजेंद्र साहू जी जानकारी दे रहे हैं। सर, किन अपराधों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, एनएसए मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर कभी भी ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई भी खतरा है डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए या इंडिया के रिलेशन किसी फॉरेन कंट्रीज से के लिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई खतरा क्रिएट कर रहा है, तो इस एक्ट को लगाया जाता है और उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव अरेस्ट में रख लिया जाता है। और यदि आपने जैसे बताया कि कोई फॉरेनर है और कोई फॉरेनर यहाँ पर इलीगली रह रहा है, तो उस पर भी एनएसए लग सकते हैं। और इसे एक ड्रैकोनियन एक्ट भी इसलिए कहा जाता है कि इसका मिसयूज भी बहुत होता है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से या पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है सर, ये तो यहाँ पर बात हुई कि किन अपराधों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि एनएसए एक्ट में सजा का क्या कुछ प्रावधान होता है? देखिए, जैसे ये एक्ट है, ये एक्ट एक व्यक्ति को 3 महीने के लिए मिनिमम पीरियड के लिए डिटेन करने का पावर रखती है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंडर उसको नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद उसे 15 दिन के अंदर रिप्लाई करके उसे अरेस्ट किया जाता है। जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो 3 महीने के लिए उस व्यक्ति को डिटेन कर दिया जाता है और उस पीरियड को हर 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस डिटेंशन का मैक्सिमम टाइम है 12 महीने, उससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इसमें कोई लॉ नहीं लगता है, इसमें सीधा एक डिटेंशन है 3 मंथ्स का। जी, यही सवाल मैं आपसे करने वाली भी थी कि अगर हम बेल को लेकर यहाँ पर बात करें तो एनएसए में बेल के क्या कुछ प्रावधान होते हैं? देखिए, ये एक वन साइडेड अफेयर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनॉर्मस पावर है किसी व्यक्ति को डिटेन करने का 3 मंथ्स का। 3 महीने के बाद ही एक एडवाइजरी बोर्ड इसमें आता है रोल में, जो कि उस व्यक्ति को या तो छोड़ सकता है या उसका डिटेंशन बढ़ा सकता है। उससे पहले व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही रेमेडी रह जाती है कि वो रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस में और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर किसी हाई कोर्ट को अप्रोच करके अपने अरेस्ट को इलीगल बताते हुए और एक हेबियस कॉर्पस का रेट डाल के अपने पक्ष को रख सकता है, तभी जाके उसको कोई रिलीफ मिल सकता है। ठीक है सर, अगर हम एनएसए की बात करें तो इसको एक बेहद कड़ा कानून भी माना गया है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। ऋषि जी, जितनी हमने अभी बात की है उस हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि इसमें व्यक्ति को 3 महीने तक तो कोई पावर ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो इसी वजह से इसे ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उसके फंडामेंटल राइट्स और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बिल्कुल कर्टेल हो जाते हैं। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट ऑफ लाइफ देता है एक व्यक्ति को, वो इतना कर्टेल हो जाता है कि वो एक इलीगल डिटेंशन और अरेस्ट के अंडर ना तो वो कानूनी पक्ष ले सकता है, ना सलाह ले सकता है, ना कुछ कर सकता है, और उसे एक इलीगल अरेस्ट के अंडर वो पीरियड गुजारना पड़ता है। उसके बाद ही उसके कोई राइट्स वो अपने एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने रख सकता है। इसी वजह से ये एक एक्ट है जिसमें अगर गवर्नमेंट चाहे, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों ने फेसबुक पोस्ट की वजह से उन पे एनएसए लगाई गई। एक मध्य प्रदेश के डॉक्टर पे इसलिए लगाई गई क्योंकि उनके पास कोविड का इंजेक्शन मिला था कोविड के टाइम में, तो ये माना गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और एसेंशियल कॉमोडिटीज के अगेंस्ट है, उन पे एनएसए लगाई गई। ये दोनों के दोनों केस एक एग्जाम्पल हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था, और मध्य प्रदेश का जो डॉक्टर का केस है उसे हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था
कि इसमें कोई भी रीजनेबल रीजन नहीं है एनएसए लगाने के लिए। तो इसीलिए ये ड्रैकोनियन एक्ट है कि यदि अगर आपका कोई दुश्मन है या आपका किसी से कुछ हो जाता है तो एक स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस आप पे एक्ट लगा के आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है सर, अभी आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है तो इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए के इस्तेमाल पर क्या कुछ कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फेसबुक के एक व्यक्ति ने बीजेपी के एक लीडर के अगेंस्ट एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि काउ डंग एंड काउ यूरिन, जो वो कहते थे कि अच्छा होता है हेल्थ के लिए, उनकी डेथ के बाद एक कमेंट किया था कि कैसा, मतलब ये गलत है। सिर्फ उस बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट करके उस पर एनएसए लगा दी गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा था कि यदि व्यक्ति के बोलने की राइट्स को ही रोक दिया जाएगा और उस पर एनएसए लगा दी जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स का ये कंप्लीट वायलेशन है। तो यदि व्यक्ति के बोलने पे ही रोक लग जाएगी और अपने एक्सप्रेशन और अपने व्यूज को कोई नहीं रख सकता, तो सिटीजनशिप की क्या वैल्यू है और डेमोक्रेसी की क्या वैल्यू है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एनएसए उसी पे लगना चाहिए जहां पर एक सीरियस थ्रेट हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे या गवर्नमेंट डिफेंस पे, डिफेंस ऑफ इंडिया पे। बाकी फेसबुक पोस्ट पे और आईटी एक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट का खास कहना है कि इन पे एनएसए नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात हुई, लेकिन आपसे मैं सेफगार्ड्स को लेकर भी बात करना चाहूंगी। एनएसए के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ सेफगार्ड्स जो हैं वो भी रखे गए हैं, वो क्या कुछ हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो सेफगार्ड्स रखे गए हैं कि पहले तो आपको एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना है कि ये जो एक्ट आप पे लगाई जाने वाली है वो नहीं लगे, उसका क्या रीजंस है। उसके बाद ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। पहला सेफगार्ड तो ये है। दूसरा सेफगार्ड ये है कि जब भी एक व्यक्ति इलीगल डिटेंशन में अरेस्ट होता है तो एक एडवाइजरी बोर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो सारे पक्ष देखती है कि क्या रीजनेबल रीजन था इसके अरेस्ट का और क्या ये सच में कोई सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और उसी के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि क्या ये डिटेंशन इंक्रीज करना चाहिए या इसको क्वैश कर देना चाहिए। जी, तो अपने दर्शकों से एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि आज हम एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए, इस पर अधिक कानूनी जानकारी देने के लिए लगातार हमारे कार्यक्रम में राजेंद्र साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। सर, एनएसए के एडवाइजरी बोर्ड की भूमिका क्या कुछ होती है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो ये कानून है ही गलत, लेकिन उसको थोड़ा करेक्ट करने के लिए इन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन रखा है उसमें, जो कि 3 महीने के बाद बनता है डिटेंशन के। ये एडवाइजरी बोर्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 मेंबर्स का है, जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट या तो हो या पहले रह चुके हों या उस जज बनने के काबिलियत रखते हों, ऐसे व्यक्ति को उसका चेयरमैन बनाया जाता है। और इस एडवाइजरी बोर्ड का जो मेन रोल है वो ये देखना है कि क्या ये डिटेंशन लीगल और लीगल फैक्ट्स पे और लीगल उस पे रीजनिंग पे हुआ है कि नहीं, और कोई ऐसी वेग रीजंस पे या किसी वेग वजह से व्यक्ति को इलीगली डिटेन तो नहीं किया है। तो ये एडवाइजरी बोर्ड फाइनली ये डिसाइड करता है कि क्या ये डिटेंशन सही है, पहली बात, और दूसरी बात क्या ये डिटेंशन रखा जाए आगे भी, उसे एक्सटेंड करने का पावर है उसके पास। ठीक है सर, आज के विषय से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। आपने अक्सर सुना ही होगा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति भाग गया यानी कि भगोड़ा हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति भागा हुआ है, भगोड़ा है, तो एनएसए के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एब्सकॉन्डिंग अगर है कोई व्यक्ति तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर व्यक्ति उसके बाद भी नहीं मिलता है तो उसमें जो 82, 83, 84 और 85 की प्रोसीडिंग है सीआरपीसी की, जिसके तहत उसके प्रेजेंट होने के लिए उसको
प्रेजेंट होने के लिए ये एक्ट ये सीआरपीसी के सेक्शंस लगाए जाते हैं, और यदि वो प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाता है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो ये जो एक्ट है एब्सकॉन्डिंग का, ये एब्सकॉन्डिंग के एक्ट के लिए जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें भी एक सर्कुलर निकाला जाता है कि ये व्यक्ति एब्सकॉन्डिंग है, और अगर तब भी वो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है कोर्ट के सामने तो उसे 1 साल की सजा हो सकती है, और 1 साल के लिए वो पनिशमेंट उसको मिलती है इस रीजनिंग के लिए कि ही वाज एब्सकॉन्डिंग। इससे पहले हम समझ रहे थे, जैसे कि शुरुआत में भी बात हुई थी सर, तो 3 महीने को लेकर यहाँ पर चर्चा थी कि 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो जैसे कि अभी आपने 1 साल का भी जिक्र किया, तो वो क्या परिस्थितियां हैं जब आरोपी को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखा जा सकता है, और वो भी एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति के बिना? क्या ऐसा संभव है? जी देखिए, पहली बात तो जब ये एक्ट लगाए जाते हैं तो एकदम सॉलिड रीजन दिए जाते हैं कि इस वजह से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जाता है। तो जो भी उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, उस रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उसको 3 महीने के लिए डिटेन किया जाता है, और इस डिटेंशन को इंक्रीज हर 3 महीने के लिए किया जाता है। जो मैक्सिमम डिटेंशन है वो 12 महीने है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये व्यक्ति को एडवाइजरी बोर्ड तक पहुंचने में 3 महीने लग जाते हैं, और ये डिटेंशन तब तक के लिए तो इलीगल है ही, और जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे कटेल हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास एक ही रह जाता है कि आप जाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें और हेबियस कॉर्पस के रिट में अपने इन पॉइंट्स को प्रूव करके इसे इलीगल डिक्लेयर करा सकें। ठीक है सर, हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि एनएसए के तहत हिरासत की जगह और कंडीशंस तय करने की शक्तियां क्या कुछ होती हैं? देखिए, एनएसए के अंडर, एनएसए भी सीआरपीसी से गवर्नड है, और इसको जो ज्यूरिसडिक्शन है, वैसे तो ये पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए है, कहीं पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही एनएसए लगाई जाती है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, तभी वो एनएसए लगती है, और उस ज्यूरिसडिक्शन में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल सीआरपीसी में और नॉर्मल वेज में अरेस्ट वारंट के थ्रू अरेस्ट किया जाता है, जो सीआरपीसी में है, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो जो वारंट के जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के थ्रू इसे अरेस्ट किया जाता है। ठीक है सर, ये भी बताइए कि क्या एनएसए एक निवारक निरोध कानून है तो क्यों? देखिए, जितना हमने डिस्कशन किया है उस डिस्कशन के हिसाब से ये कानून गवर्नमेंट को सुपर पावर बनाता है और फंडामेंटल राइट्स को और राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करता है किसी व्यक्ति की। तो इस एक्ट को इसलिए ड्रैकोनियन एक्ट भी कहा जाता है। जी, कौन एनएसए लागू कर सकता है? एनएसए लागू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने ज्यूरिसडिक्शन में यदि कोई व्यक्ति है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करके सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेगी। जब स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करती है या एनएसए को करती है तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर, जो भी ज्यूरिसडिक्शन उसका बनता है, जैसे कई जगहों पे पुलिस कमिश्नर ज्यूरिसडिक्शन है, कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो व्यक्ति इनको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एनएसए लागू कहाँ से होता है ये तो आपने बताया। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि एनएसए के खिलाफ अपील कैसे की जाती है और किस कोर्ट में अपील की जा सकती है? देखिए, मैंने कहा आपको कि एनएसए वैसे ही ऐसा कानून है जिसमें कोई सूट, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं हो सकती, लेकिन यदि ऐसा कोई एक्ट किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है तो उसके पास आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक रिट ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट को अप्रोच करना है या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का पावर है और प्रावधान है, जिसमें वो एक हेबियस कॉर्पस के रिट डाल के अपने इन राइट्स को के बारे में कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है।
अभी आपने जैसे कि रिट को लेकर यहाँ पर बात की, तो हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि एनएसए में गिरफ्तार होने पर किन रिट का इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन सी वो रिट है? देखिए, एनएसए पे अरेस्ट होने पे आपको हेबियस कॉर्पस की रिट लोग डालते हैं, क्योंकि ये इलीगल डिटेंशन है। हेबियस कॉर्पस रिट तभी डलती है, का मतलब ही है कि किसी भी वजह से, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती 24 घंटे के अंदर, तो लोग हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं, क्योंकि वो एक इलीगल डिटेंशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया। वैसे ही इसमें आप हेबियस कॉर्पस रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइल करके अपने डिटेंशन को इलीगल बताते हुए कोर्ट से एक फेवरेबल ऑर्डर ले सकते हैं कि क्या ये कोई वेग रीजन से किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन तो नहीं किया गया है। जी, चलते चलते एक और सवाल आपसे, एनएसए में गिरफ्तार होने पर संवैधानिक अधिकारों का क्या होता है? देखिए, संवैधानिक अधिकार तो खत्म ही हो जाते हैं यदि एनएसए में कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट और राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी तो कर्टेल हो ही जाते हैं, क्योंकि एक रीजनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के बेसिस पे उसको डिटेन कर लिया जाता है और उसके पास कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है जिससे वो निकल सके। तो फंडामेंटल राइट्स का तो एक कंप्लीट वायलेशन है ही, और साथ में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी कंप्लीट वायलेशन है, और ये हेविली गार्डेड बाय द गवर्नमेंट है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो ब्रिटिश रूल के वक्त लॉज थे, वो लॉज भी इसीलिए थे क्योंकि वो इंडियंस को सप्रेस करने के लिए थे, ताकि किसी की आवाज ना उठाई जा सके। जी। वैसे ही यहाँ पर भी अगर कोई सिक्योरिटी रीजंस हैं तो मैं मानता हूँ कि वो ठीक है, लेकिन अगर फेसबुक पोस्ट पे या किसी वजह से या किसी पुलिस वाले को मारने, आप देखें तो पुलिस वाले को मारने पे, मतलब पुलिस ऑफिसर को मारने पर भी कई जगहों पे एनएसए एक्ट लगाई गई है। जी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट तो है नहीं, ना तो ये किसी और चीज का थ्रेट है। तो कई बार और मैक्सिमम बार इसका मिसयूज ही होता है, और फंडामेंटल राइट्स का ये कंप्लीट वायलेशन है, और ये इसलिए ये ड्रैकोनियन एक्ट कहा जाता है। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहू जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।